बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो पर बहस जारी है। कुछ लोग हुकूमत को तो कुछ ब्यूरोक्रेसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता रोज ये वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो हैं उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ को भरे बाजार में डांट पिला दी। उनसे ये कह रही है कि आप इस काम की अहल ही नहीं है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। पता नहीं किसने आपको असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भर्ती किया है। अफसर शाही की कारस्तानियां हुकूमत भुगत रही है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने सियालकोट के एक रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया, जहां उनके मुताबिक फरोख्त की जाने वाली सब्जियां और फल गैर मयारी थी और सस्ते रमजान बाजार की हालत देखकर फिरदौस आशिक अमान बरहम हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा कहती हैं कि मैडम आराम से भी तो बात की जा सकती है, लेकिन फिरदौस आशिक अमान साहिबा का गुस्सा था कि कम ही नहीं हुआ और वो बोलती चली गई, जिस पर एसी सियालकोट सोनिया सदफ रश होने का कहती हैं। तो फिरदौस आशिक अमान साहिबा यकतरफा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर को तल्ख अंदाज में डांटते हुए कहती हैं कि रश सबके लिए, आप कोई आसमान से उतरी हुई हैं। और फिर मजीद चंद जुमलों के बाद सोनिया सदफ वहां से चली जाती हैं, जबकि इनके जाने के बाद वीडियो में फिरदौस आशिक अमान को सुना जा सकता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में बैठो जाकर, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहस का आगाज होता है। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने एसी सियालकोट के हक में ट्वीट किया और फिरदौस आशिक अमान के रवैये की मजम्मत कर डाली। यही नहीं बल्कि उन्होंने मुतालबा किया कि सोनिया सदफ से मुआफी मांगी जाए। मामला बढ़ता चला गया और सोशल मीडिया पर माजी की चंद तस्वीर और वीडियोस भी वायरल होने लगी। कुछ लोग तनकीद करते रहे कि हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को अपना जाती नौकर समझा हुआ है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो लीगी हुकूमत और शहबाज शरीफ के क्लिप्स भी शेयर करते रहे कि माजी में वो क्या क्या किया करते थे। मैं आपसे जो सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दे रहे सर कि आपने क्या हेयरिंग दी इनको, सिर्फ इतना ही कि ऐसे उसकी फाइल ले ले और मामला खत्म। इसका सर इनिशियली जो मेरे सवाल का जवाब दे। क्यों किधर है आरपीओ? ऐसा छोड़ दिया किस काम मैं सबको सस्पेंड कर डीएसपी को इसको भी और फराने से सस्पेंड कर। अवामी हल्कों की जानिब से गुज़श्ता रोज ही की कुछ और तस्वीर भी शेयर की जाती रही। सवाल उठाया जाता रहा कि अगर वज़ीर आज़म मार्केटों का जायजा लेने खुद बाहर निकल सकता है तो अफसर शाही महज एसी वाले कमरों और गाड़ियों तक ही महदूद क्यों है। अवाम की बड़ी तादाद फिरदौस आशिक अमान को शाबाश देती रही। कहा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर मराद का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो बाजारों में कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। जबकि सियालकोट वाकई की मजम्मत करते हुए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने यह बयान जारी करते हुए कहा कि इंतजामी ऑफिसर या मुलाजिम के साथ गैर इखलाकी जुबान जो है वो इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत बात है। उनका कहना था कि पंजाब भर में सख्त गर्मी है, इंतजामी अफसरान अवाम की सहूलत के लिए हर वक्त फील्ड में मौजूद रहते हैं और किसी को ये जेब नहीं देता कि इन अफसरान की तस्लील की जाए, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आता रहा। लोग सवाल करते रहे कि जब यही काम साबका हुकूमतों में किया जाता था तब क्यों कोई नहीं बोलता था। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अमान के हिमायती राना सनाउल्लाह सैयद गनी साहब के क्लिप्स भी शेयर करते रहे, जिसमें उनकी जानिब से ब्यूरोक्रेसी और अफसरान को धमकियां और वार्निंग्स दी गई थी। उनके लुच्चे पुलिस ऑफिसर को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो अपने जाती मकासद के लिए, घटिया मकासद के लिए लोगों की इज्जतें उछाले। ये थर्ड कैटेगरी का आदमी है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी। क्या अवामी या हुकूमती नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी से सवाल कर सकते हैं? इस मामले पर एक तब्दील बहस जो है उसका आगाज हो चुका है और जारी सारी है, और इसी बहस के दौरान पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के हवाले से भी वीडियो शेयर की जा रही हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसी हवाले से नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की वीडियोस भी शेयर कर डाली। ये साफ हुआ है। इसको 1 महीने हो गए। अब मैं आपके सामने बोल तो सकता नहीं, बोलने लायक हो ही नहीं। नहीं सर, क्या करूँ? ये सफाई है। मिनिस्टर आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये आप लाइए। How can you talk like this? No मैम, मुझे This is not about the chief minister. मैम जब मैं मैम 1 second, I am also a voter and a great admirer of sir. That is all right. We are not looking for your admiration. No, sir. आपको अपना काम करना पड़ेगा। काम करते हैं सर। ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। जानना समझा मैं लोगों को, किसी को नहीं घुसने देती अंदर की। और आपका ये एटीट्यूड है
मगर सवाल ये है कि क्या फिरदौस आशिक अवान साहिबा का तरीका कार दुरुस्त था? क्या हुकूमती शख्सियात ब्यूरोक्रेसी से इस तरह सवालात कर सकती हैं? और कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि उनके दायरा कार में आता है, क्या कोई भी जो मुआविन खुसूसी है वो कोई इस तरह का सवाल कर भी सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर से या नहीं? सवाल ये भी है कि क्या वाकई अफसर शाही की कारस्तानियां हुकूमत को भुगतना पड़ रही हैं, क्योंकि हुकूमत के ऊपर कंटिन्यूसली एक तनकीद या क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आता है और फिर उसका जवाब जो है वो हुकूमत को देना पड़ता है। क्या पंजाब में ब्यूरोक्रेसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाराज है? अगर नाराज है तो इसकी वजह क्या है? और सियालकोट के वाकये के बाद क्या ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के दरमियान नाराजगियां मजीद तो नहीं बढ़ जाएंगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल साहिबा, उनसे इस हवाले से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़रताज साहिबा, इस वक्त अगर हम इस मुद्दे की खास तौर पर बात करें, कल से बड़ा इसके ऊपर जो है वो एक तवील बहस जारी है, मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, और आपकी पार्टी की भी अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी भी इसके ऊपर डिवाइडेड नजर आ रही है। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। आयशा, सॉर्ट ऑफ इसको जो आपका ये वाला लास्ट वाला पार्ट है ना कि मैं इसको कैसे देखती हूँ, एक तो ये कि जारी बात है सीएम पंजाब साहब ने मुझे तो कोई जूरी का हेड तो बनाया नहीं है जो मैं इसके अंदर फैसला कर सकूँ कि कौन गलत है सही है। सिवाय इसके कि मैं ये कह सकती हूँ कि जब जारी बात आपने इतने बड़े सूबे के मामला चलाने होते हैं, वहाँ पे लोकल सतह पे कोई ऊंच नीच अफसरान के साथ हो जाती है। मेरे ख्याल में इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हमारा काम है पब्लिक नुमाइंदे का और ब्यूरोक्रेसी का काम है कि हम पब्लिक को सर्व करें। उसमें रोजे में और गर्मी में कोई इतनी ऊंची नीच हो जाती है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। दोनों ही दबंग खवातीन हैं, एक ऐसी हैं अपना काम कर रही हैं, दूसरी जो है वो इंफॉर्मेशन को देख रही है पंजाब को, वो भी 2-3 दफा वहां से इलेक्शन लड़ चुकी हैं। सो बहरहाल इसको मेरे ख्याल में इजी लेना चाहिए। खराब वहां से बात हुई जो आपने कहा, जो सोशल मीडिया पे भी डिबेट चली है, और अगर हम या ये साइड लेना शुरू कर दे कि कौन गलत है कौन सही है, बात असल में यहाँ से शुरू हुई है कि अगर मोहल्ले की 2 खवातीन भी लड़ेंगी ना तो उसमें जरूरी है मरियम बाजी अपना हिस्सा जरूर निकालेंगी। मतलब आप ये देखें कि 4 अब्बा जी तो वो बना चुकी हैं, जरदारी साहब को बना चुकी हैं, मौलाना फजल रहमान को बना चुकी हैं, फिर बशीर मेमन साहब को बना चुकी हैं, क्योंकि अपने अब्बा जी तो उनके भगोड़े हैं, तो हर वक्त किसी के कंधे को पर रख के सियासत कर रही हैं। अब कुछ नहीं मिला तो वो एक फुप्पी बन गई जाके और जी इसके बीच में ट्वीट कर रही है, इसको कोई नेशनल इशू बना दिया। चले उनको छोड़ते हैं ना। ज़रताज साहब मुद्दे की तरफ वापस आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये बहस इसलिए भी इसने तूल पकड़ी कि कुछ लोग ये मान रहे थे कि शायद ये अपेरेंटली जो चीजें नजर आ रही हैं उस तरह से नहीं है, ये कोई अंदरूनी इख्तलाफात हैं और इसके पस पर्दा जो है वो कोई कहानी है। फिर हमने देखा कि उस्मान डार साहब का एक ट्वीट भी आता है और बड़ी खुलकर वो साइड लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की। तो आपकी पार्टी भी जो है वो इसके ऊपर डिवाइडेड है, दोनों का एक ही शहर है, कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। तो आपके इल्म में है कोई इस तरह की कहानी या फिर कितनी सदाकत है इस चीज के हवाले से कि अंदरूनी इख्तलाफात भी इसकी एक वजह हो सकते हैं जो तल्ख कलामी हुई? देखिए आशिया, मैं तो फिर वही बात कर रही हूँ। देखिए मेरी तो अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की 22 ग्रेड की जो ऑफिसर है वो खातून सेक्रेटरी, मेरी जो DGEPA है वो भी एक खातून है, जो मेरी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन है वो भी एक खातून है। तो आई लव टू वर्क विद फीमेल ऑफिसर्स। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि अगर लोकली उनके यहाँ कोई इशू हो गया, इसको इस तरह कोई नेशनल इशू इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि ये आपस में सेटल हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात मैं असल में ये कर रही थी कि इसको प्रॉपर एक नेशनल डिबेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मरियम बाजी और PMLN के कारनामे हैं, क्योंकि सियासत उनकी खत्म है। बजाय इसके कि वो अपनी पार्टी को देखें, अपनी लीडरशिप को सोचें कि मैंने अपनी पार्टी को किस तरह बेड़ा गर्क कर दिया, वो इसको एक नेशनल नैरेटिव बना के ट्वीट करना शुरू हो गई, माफी मांगे माफी मांगे। अगर माफी मांगनी है तो राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं कहती हैं कि आप माफी मांगे? आप थोड़ी दिन पहले लाहौर के कमिश्नर का नाम लेके, जब आप लोगों ने रायवन की जमीन, जो उन्होंने औकाफ की जमीन पे कब्जा किया हुआ था और 35 साल से वैसी PMLN रसा गिरों की कब्जा माफिया की जो है वो सरपरस्ती कर रही है, वहां पे उन्होंने राना सनाउल्लाह ने और पूरी PMLN ने जिस तरीके से कमिश्नर लाहौर को इशू से हट गए हैं। फिर हम इशू से हट गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाह रही हूँ और इसके ऊपर बात करना इसलिए भी ऑब्वियसली जरूरी है क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही, हुकूमत के ही लोग जो हैं वो इस चीज का शिकवा शिकायत करते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही है या फिर आपसे काम नहीं करवाया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि मामला जितना भी संगीन हो, आप नहीं समझते कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जरा थोड़ा ठंडा रहना चाहिए था? तल्ख कलामी कुछ ज्यादा हो गई, इस बात को जरा मुख्तलिफ तरीके से भी किया जा सकता था।
आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड आयशा, लेकिन आयशा मैं वही कह रही हूँ, आयशा मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के, कितने हमारे एसीज है, डीसीज है, कमिश्नर हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पे अगर किसी ऑफिसर के और किसी मिनिस्टर्स की आपस में किसी बात पे ऊंच नीच हो जाती है तो इसको इतना बड़ा इशू बनाने के बजाय मैं समझती हूँ कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा काम ये है कि हमने पब्लिक को सर्व करना है, और सर्व करते हुए अगर थोड़ी बहुत कहीं पर इस तरह के हालात हो जाते हैं तो ये उनके मुंह से तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जो जजों के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर, SMBR को कहें कि हम तुम्हारे बच्चों के ऊपर जमीन थ्रेटन, हम तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। एटलीस्ट मरियम बाजी को और इन लोगों को हर एक की लड़ाई में कूदना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि मरियम बाजी का और फिरदौस आशिक आपा जो है, देखिए हम जरा थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इसके हवाले से बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक कमान साहिबा ने, आप फिर उसको वो मरियम नवाज साहिबा की जानिब ले गई, फिरदौस आशिक कमान साहिबा ने एक जुमला कहा, जरा उसके पर गौर कीजिएगा, कि आपकी कारस्तानियां जो हैं, एसी साहिबा से कहा कि आपकी जो कारस्तानियां हैं वो हुकूमत को भुगतना पड़ रही हैं। चलें, मुझे यही बता दीजिए कि क्या वाकई ये दुरुस्त बात है कि जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती तो यकीनन एक प्रेशर आप लोगों के ऊपर आता है, तनकीद आप लोगों के ऊपर होती है और फिर वाकई भुगतना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, देखिए आयशा, मैंने तो पहले ही कर दिया बात को कि वी आर हेयर टू सर्व द कंट्री। हम पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक पल्स पे होते हैं, और CM साहब ने इतना बड़ा एक वो रमजान सस्ते बाजार जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर टाउन कमिटीज में जो लगाए हैं, आवाम के रिलीफ के लिए बनाए हैं। उनका है आई थिंक 7.8 बिलियन का उनका टोटल सस्ते बाजार का पैकेज है, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर का दिया है वो 8 बिलियन का है। तो ये तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है यूटिलिटी स्टोर्स का भी, जहाँ पे 19 अशिया पे सब्सिडी दी है। तो हम सब अवामी नुमाइंदे बाजारों में भी जाते हैं, चेक करते हैं, प्राइस भी वो देखते हैं। वहीं पर AC साहिबान, DC साहिबान, प्राइस कंट्रोल कमेटी, सब चीजें उनके अंडर होती हैं, और वो इंश्योर करती हैं कि अवाम को रिलीफ मिले। तो मैं तो यही समझती हूँ कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और हम करते भी हैं। हमारा बड़ा अच्छा पैकेज आपने अनाउंस कर दिया, पैकेज जरदाद साहिबा आपने अनाउंस कर दिया, आपने कहा कि ये चीज इस दाम पर जो है वो आप दे दें, ठीक है, हो गया, लेकिन वो चीज अवेलेबल ही नहीं होगी या फिर वो चीज नाकिस होगी। ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं बिकॉज इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी अक्सर तकारीर में जो है वो इस चीज का गिला करते रहे हैं और इस चीज का इजहार करते रहे कि ब्यूरोक्रेसी से वो खुश नहीं है। फिर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए भी इस तरह की बातें होती रही हैं, फिर निजी महफिलों में भी बहुत से वुज़रा जो हैं वो इस हवाले से बात करते रहे हैं। तो यही हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग तो पैकेज अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद जो आगे का काम होता है वो किस तरह से आप मेक श्योर कर रहे हैं कि वो काम भी जो है हो, अवाम को जो फाइनल रिलीफ है वो किसी सूरत में मिले? आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? नहीं, वो तो आप ठीक कह रही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी तो उनकी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो डिसीजन मेकिंग करती है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो विजन ही है कि हमने गरीब आवाम को किस तरीके से रिलीफ पहुंचाना है, किस तरह हमने अशिया सस्ती करनी है। तो उसको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ही इंश्योर कराना है। जहाँ तक आपने कहा है कि जी हमें डिपार्टमेंट के अंदर कैसे वो करना है, रिफॉर्म्स कैसे लेकर आनी है, तो उसमें तो डॉक्टर इशरबाद प्रॉपर जो है वो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के मिनिस्टर्स हैं वो प्रॉपर इसको देख रहे हैं, और उसमें बहुत सारे रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमने ख़त्म कर दिए। डिपार्टमेंट जिसका जो मिनिस्ट्री के डोमेन है हमने वहाँ पे उनको काम करने शुरू कर दिया है। वाइट एलिफेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरीके से भरमार है ओवर स्टाफिंग की, उसके ऊपर हमने बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे सिविल रिफॉर्म्स भी हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स भी हैं, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स भी हैं, उसके अंदर जसा और सजा का कॉन्सेप्ट भी वहाँ के अंदर मौजूद है। जिस तरह हम पब्लिक नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर अपने आवाम को जवाब दे होते हैं, इसी तरीके से ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स भी लेके आई जा रही हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारी हुकूमत ने ही पूरी उम्र तमाम जो वो होते हैं इलेक्शन होते हैं वो धांधली ज़दा कह के हमेशा डिस्प्यूटेड कर दिया जाता है, और जो इलेक्शन है उसके पूरे रोल को ही जो है वो क्वेश्चनेबल कर दिया जाता है। और सेनेट के अपर हाउस जिस तरीके से धांधली और हॉर्स ट्रेडिंग होती है, प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो तभी सही तरीके से हो सकती हैं जब एक कॉर्डियल किस्म का रिलेशनशिप होगा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के बीच में। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक तशवीश की लहर है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो इस बात की काफी मजम्मत की है। अब आगे इस हवाले से क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चलकर मजीद जो है वो तलखियां बढ़ जाएंगी इस वाक़े की वजह से भी, जो पहले कुछ दूरियां या नाराजगियां मौजूद थी वो मजीद बढ़ सकती हैं? क्या आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने अपनी इतनी सारी रिफॉर्म्स आपको बताई हैं, वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ये पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बड़े फख्र के साथ कहती है कि
चाहे जो बाकी लोग जिस तरीके से इलेक्शन को या किसी भी प्रोसेस को जिस तरीके से जजों को और फौज को जिस तरीके से मुतनाज़ा PMLN करती है, स्पेशली PDM के प्लेटफॉर्म से जिस तरह इदारों की तज़हीक की गई है, वहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार दुनिया को ये बावर कराते हैं कि GHQ और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक की पेज के ऊपर बराबर बैठे हुए हैं और दोनों ही स्टेक होल्डर है और यह हुकूमत जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है और तमाम इसके स्टेक होल्डर हैं और तमाम के ऊपर हमें एतमाद है। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस से किस तरीके से NCOC को चलाना, किस तरीके से जब कोई नेशनल डिजास्टर आ जाता है वहाँ पे अवाम को सूबों के अंदर आफ्टर जो है वो 18वीं तरमीम के बाद जो है फिर भी सूबों के अवाम का ख्याल रखना, तो ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मिलकर ही अच्छी तरीके से काम करती हैं। जहां तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बात है या AC साहिबा की बात है या डॉक्टर फिरदौस की बात है, मैं तो आज खुद देख रही थी कि डॉक्टर फिरदौस और जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो दोनों CM पंजाब के अंडर काम करते हैं, तीनों की आज मीटिंग हुई है। वहां से तो बड़ी पॉजिटिव खबरें आई हैं, आई एम श्योर कि चीजें ठीक हो जाएंगी। इसको मेरे ख्याल में मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि आयशा इसको डिबेट को बेसिकली इश्यू जो है वो मरियम बाजी ने बनाया है, क्योंकि वो मरियम साहिबा की बात नहीं है नजरताज साहिबा, मरियम साहिबा के अलावा भी आपकी पार्टी इसके ऊपर जो है वो डिवाइडेड है। उस्मान डार साहब ने बड़ी वाज़ेह साइड लिया, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी कहा था। और ये सिर्फ मुद्दा सिर्फ इतना तो नहीं ना कि एक वाकया हो गया गुजर गया, बात तो इस इशू के ऊपर हुई है कि क्या ये रवैया या इस तरीके से बात करना जो है वो दुरुस्त है या फिर जो है वो चीजें जो है वो दूसरी तरफ से दूसरे एंगल से हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या वाकई इसके पीछे कोई इस तरह की कहानी है कि AC साहिबा जो है वो अपना काम ही नहीं कर रही थी। तो वो यही होगा ना आयशा, देखिए दोनों डॉक्टर फिरदौस साहिबा और अपना उस्मान डार दोनों ही सियालकोट से हैं। हो सकता है ना कि किसी ऑफिसर से ज्यादा अच्छा किसी का वर्किंग रिलेशन हो, इसमें हमें साइड्स की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये कोई इतना एक लोकल इशू है, ये हल हो चुका है, ये कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है। हमें बहुत सारी चीजों पे जो मैं कह रही हूँ कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है जी, वो भी बात करनी है हमें। बहुत शुक्रिया जरताज गुल वजीर साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और इस मुद्दे के ऊपर बात करी थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बड़ी अच्छी बात की, वो भी प्रोग्राम में जो है वो हमें आगे चलकर इसके ऊपर भी बात करनी है। एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई है, लेकिन ऑपोजिशन जो है अब उस पर मानने के लिए तैयार नहीं और हुकूमत की तरफ से गिला किया जा रहा है कि देखा भी नहीं गया और देखे बगैर जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या वजूहात है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। हर इंतखाब के बाद धांधली के शोर से छुटकारा पाने के लिए हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात लाने का ऐलान किया था और आज इस हवाले से हुकूमती पैकेज का ऐलान भी कर दिया गया है। आज हुकूमत ने ऐलान किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की 49 शिकों में तरमीम लाई जाएगी। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक और इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने, इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से रिटर्निंग अफसरान की तैनातियों को चैलेंज करने से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तरमीम जो है वो लाई जा सकेंगी। हुकूमत के इसके ऐलान के बाद ऑपोजिशन की जानिब से भी बयानात का एक सिलसिला शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून ने मुजव्वजा तरामीम को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक किरदार अदा कर सकता है। इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म करना ही इंतखाबी इस्लाहात का बुनियादी काम है। वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट्स जो हैं रात 12 बजे तक ना रुके रहें, बल्कि पोलिंग के बाद अगले 20 मिनट में 25 मिनट में नतीजा आपके पास हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बराह रास्त उन्होंने बयान जारी किया, आइए मिलकर इस्लाहात करते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में और जो हुकूमत का पैकेज है उसके अंदर 49 सेक्शंस मुख्तलिफ कुछ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन इस पे एक बड़ा अहम और रोल प्ले कर सकते हैं और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पोलिंग के 20-25 मिनट बाद ही नतीजा सामने आ जाएगा। हालिया NA 249 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से कह रही है कि धांधली हुई है। सेनेट इलेक्शन में हमने ओपन वोट की बात की, पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेट का वोट ओपन करने की बात कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट की कोशिश की मगर ओपोजिशन मुकर गई। यूसुफ रजा गिलानी किस अंदाज में सेनेटर बने वो सबके सामने है।
हैं, इस्लाहात ना हुई तो सियासी तरक्की मुमकिन नहीं है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि इस सिलसिले में इलेक्शन एक्ट 2017 की 49 शिकों में तरामीम करने का फैसला किया है। बाज नई शिकें भी शामिल की जाएंगी और कुछ खत्म भी की जा रही हैं। इंतखाबी इस्लाहात ऐसा मसला है जिससे आईनी बहरान तो पैदा नहीं होगा मगर आईनी इदारों पर अदम एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इस्तेमाल के लिए सेक्शन 103 में तरमीम ला रहे हैं। हम मीडिया को वोटिंग का सिस्टम दिखाएंगे जो कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इंतखाबी अमल में इल्जामात खत्म होंगे। आबादी की बजाय रजिस्टर्ड वोटों की बुनियाद पर हल्के बनाए जाएंगे। हल्का बंदियां नादरा के डेटा के मुताबिक करेंगे। पोलिंग स्टाफ अफसरान पर अगर किसी को एतराज होगा तो उसे 15 दिन कम से कम जो है वो पहले चैलेंज कर सकेगा। इलेक्शन तरामीम में कोई चीज ऐसी नहीं जो किसी एक जमात के मुफाद में हो। अपोजिशन की बात की जाए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और उन्होंने इस मुतालिक कहा है कि इलेक्शन इस्लाहात वक्त की जरूरत है। इलेक्शन में धांधली खत्म करने के लिए कानून साजी की जरूरत है। हम इंतखाबी इस्लाहात के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक जो है वो किरदार अदा कर सकता है। उनका यह कहना था कि इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म करना ही इंतखाबी इस्लाहात का जो है वो बुनियादी काम है। बहरहाल ये तमाम एक इशू है और अब इसके ऊपर जो है वो एक बहस का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून जिसको इसके ऊपर एतराज़ात हैं और वो इसके ऊपर जो है वो हामी भरने के लिए तैयार नहीं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम इसके हवाले से बात करते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, ये तो मैं बाद में बात करूंगी ना कि जो है वो यहाँ पर आपको इशू क्या है या प्रॉब्लम क्या है या कौन से ऐसे नुक्ते हैं जिन पे आपको एतराज है। सबसे पहली चीज जो हुकूमत कह रही है वो ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने तो जो है वो देखे बगैर ही इन इस्लाहात को मानने से इनकार कर दिया है, तो ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी इस्लाहात की बात आती है तो यकीनन उसमें गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन की तमाम पार्टियों को या कोई आजाद अगर उम्मीदवार हैं पार्लियामान के अंदर तो उन्हें एतमाद मिले। ये तो बुनियादी बात है। अच्छा। अब अगर मुस्लिम लीग नून कभी भी ना तो रिफॉर्म्स के खिलाफ है ना कोई भी बेहतरी अगर सिस्टम के अंदर लेके आई जाएगी तो उसका हिस्सा बनने से इनकारी करेगी या उसने किया है माजी में। आप अगर हमारी बहुत इब्तदाई तकरीर उठा के देखें लीडर ऑफ अपोजिशन की और हमारे तमाम लीडरान की, तो हमने कहा कि मुल्क में किसी भी निजाम की बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे हम आपका साथ देंगे। लेकिन पिछले तमाम अरसे में मुसलसल आप जो हुकूमती तरीकाकार देख रहे हैं, जो हुकूमती लब लहजा देख रहे हैं, हुकूमती मेम्बरान का जो पार्लियामान का माहौल खराब जिस तरह किया हुआ है, उसके बाद क्या आप समझते हैं कितनी गुंजाइश बाकी है कि उन्होंने इतनी गुंजाइश छोड़ी है अपोजिशन के मेम्बरान के लिए कि वो आगे उनसे कोई बात कर सकें, सिवाय अपोजिशन को गालियां देने के, सिवाय उन्हें तंज और तहजीब का निशाना बनाने के। तो तारिक फजल चौधरी साहब, इससे तो ये पता लगता है कि आप लोगों का अपना पुराना गुस्सा है। अगर अवाम के मुफाद में भी कोई चीज हुकूमत करने की कोशिश करती तो आप नहीं बैठेंगे उनके साथ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम के मुफाद में कोई चीज आज भी अगर हमें नजर आएगी ये करने के लिए संजीदा है, हम आज भी बैठेंगे। लेकिन अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम किसी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे इस निजाम को मजीद खराब किया जाए। अच्छा। जैसे इस निजाम के अंदर मजीद जो है वो ठीक है, आप ये कहें कि तबाहकुन इस्लाहात की जाए। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि फिजिकल वोटिंग हो रही है, वोटों के ऊपर आप मोहर लगा रहे हैं वोटर, वो मोहर लगाई हुई वोटें जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर नहीं पहुंच पा रही। 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अगवा हो रहे हैं क्योंकि धुंध पड़ गई है, बाजमात वो हाजिर हो रहे हैं। अभी आप देखें कि जो आखिरी 249 NA का इलेक्शन होता है कराची में, उसमें जब ये नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में आना शुरू होते हैं, तमाम नताइज रोक दिए जाते हैं, 8 घंटे बाद नतीजा आता है वो बदला हुआ अच्छा है क्या? तारिक फजल चौधरी साहब, क्या खर्च है? आपको लगता है कि मशीन्स को जो है वो ये लोग कंट्रोल कर लेंगे या फिर उससे ज्यादा एहतमाल है कि धांधली हो सकती है? मैंने तो आपको ये मुख्तसर से मिसालें इसलिए दी हैं जी कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं है, जो हुकूमत की कतई तौर पे ठीक नहीं है, हमारे जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मशीन तो ऑपरेट इंसानों ने ही करनी है ना। मशीन आपके घर आके आपसे तो नहीं पूछेगी कि आपने वोट किसको देना है और आपकी राय। यानी आप लोगों की पहली शर्त ये है कि पहले नीयत ठीक की जाए, तो उसके लिए कोई हल्फ चाहिए आपको हुकूमत से? नहीं, देखिए हल्फ चाहने की कोई जरूरत नहीं होती। आपके दाएं बाएं जो भी दोस्त अकरबा अजीज साथी मोहल्लेदार पड़ोसी, उनका किरदार आपको बता रहा होता है कि वो क्या है। आप लोगों से हल्फ लेते हैं कि कौन शरीफ आदमी है कौन नहीं है।
हुकूमत का मुसलसल जो तर्ज अमल रहा है और अभी भी जो उनकी गुफ्तगू लब लहजा है वो कतई तौर पे संजीदा नहीं है इसमें तो कोई बेहतरी लेके आए। वो सिर्फ इस निज़ाम को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए ये जालसाजी करना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, आप मुझे ये बताएं कि आपने जाके, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, चले इसको एक दूसरे एंगल से देख लें। आपने जाके पोलिंग स्टेशन में अपनी वोट डाली, फिजिकली वोट तो मौजूद है। आज हमने कराची में चैलेंज किया हुआ है कि वोटों की दोबारा गिनती की जाए, तमाम वोटें दोबारा देखी जाएंगी इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप वोट डाल के आती हैं, आपको पता है आपकी वोट कहाँ गई है, कंप्यूटर उसको किधर ले गया है, जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात हमारे दौर में भी शुरू हुई थी और आप यकीन जाने बगैर किसी यानी लंबी चौड़ी कोई रिसर्च किए हुए, सबसे पहले मैं खुद अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में इसकी मुखालफत की थी। मैंने कहा था कि जदीद तरीन ममालिक में ये निज़ाम अभी तक उस तरह राइज नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी बाकी कौन से मराइल आपने तय कर लिए हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, ये सिर्फ एक वाहिद मुद्दा है या नुक्ता है जिसके ऊपर आपको एतराज है, या बाकी और चीजें अभी जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने की बात है उस पर भी आपको एतराज है? ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका पाकिस्तान की मईशत में बड़ा एक मौसर किरदार है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा मौसर किरदार है। उन्हें जरूर अपने राय हक दही का इस्तेमाल उनको राइट मिलना चाहिए, ये बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ। लेकिन कैसे मिलना चाहिए, इस तरह नहीं मिलना चाहिए कि वो जनाब वहां से बैठ के SMS करें और तरीके इंसाफ के किसी मेंबर को और वो कहें जी कि इनका वोट हमारे हक में आ गया है। उसके लिए भी आपको एक शफाफ तरीका बनाना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए भी आपको ऐसा निजाम वजह करना पड़ेगा जो साफ और शफाफ हो और तमाम जमातों का उसके ऊपर एतमाद हो। ये बात हुकूमत के साथ हो सकती है या आप लोग बैठने के लिए तैयार ही नहीं है? देखिए, हुकूमत अगर कोई इस तरह का कोई प्लान दे जिसके ऊपर आपको नजर आए कि ये निजाम, मैं फिर ये कहूंगा कि निजाम की बेहतरी लाना चाहते हैं, सिस्टम को कोई साफ और शफाफ बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आपको इब्तदा में ही एक ऐसी आपको काविश नजर आए कि जिसके अंदर आपको उनकी मजीद बदनीति नजर आ रही है, मजीद इस सिस्टम को अपने हाथ में मरोड़ने की ये कोशिश है, तो फिर उसके साथ कैसे बन सकते। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप 10 इस्लाहात कर रहे हैं, 8 इस्लाहात जो है वो सिर्फ आपको जितवाने के लिए है, आपकी कमजोर पोजीशन को जो है वो मजबूत बनाने के लिए है। अवाम ने आपको फील्ड में मुस्तरद कर दी है। कल वज़ीर आज़म साहब जो खाली बाजार का दौरा कर रहे थे, पूरी कौम ने नहीं देखा। अब ये जालसाजियां कब तक चलेंगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। आप लोग ये कहते हैं कि शायद आप लोगों को लग रहा है कि जो भी इस्लाहात करने की कोशिश की जा रही है वो अपने मुफाद में करने की कोशिश की जा रही है, और आप लोगों को सबसे पहले तो उनकी नीयत पर ये शक है कि उनकी नीयत ही ठीक नहीं है, तो फिर इसके ऊपर क्या बात हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत के लिए नई मुश्किलात जन्म ले रही हैं। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल से उनकी अपनी पार्टी बाप समेत PTI के पार्लिमानी रहनुमा और सूबाई वजीर सरदार यार मोहम्मद रिन के दरमियान मामलात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा कोटा के दौरान PTI अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आला जाम कमाल के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म से पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन की सरबराही में 6 मेंबरान ने मुलाकात की, जिसमें डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली भी शामिल थे। मेंबरान ने शिकवा किया कि जाम कमाल बलूचिस्तान में PTI को खराब कर रहे हैं, और साथ ही राय दी कि जाम कमाल के सिवा बाप पार्टी का कोई भी वज़ीर-ए-आला हमें कबूल होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि BAP के कई वजीर और अरकान असम्बली भी जाम कमाल से नाराज हैं। वज़ीर-ए-आज़म को यह भी बताया गया कि जाम कमाल अहम फैसलों से कबल पार्टी और इसके पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जाम कमाल से 1-on-1 मुलाकात की है और वफाकी वजीर असद उमर से इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात को खत्म करने की जो हिदायत हैं वो भी जारी की थी कि अपना कोई किरदार जो है वो अदा करें। ताहम इस सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ जो है, बड़ी पेशरफ वो सामने नहीं आई, बल्कि खबरें कुछ इस तरह से सामने आ रही हैं कि PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन और PTI के दीगर जो अरकान हैं वज़ीर-ए-आला जाम कमाल को हटाना चाहते हैं और उनकी जगह बाप से किसी भी और मुंतखब मेंबर को जो है वो वज़ीर-ए-आला बना दिया जाए, ये उनकी डिमांड है। जबकि साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जाम कमाल की जगह स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कदूस बजंजो को दोबारा वज़ीर-ए-आला बनाने की बात चल निकली है। ज़राए के मुताबिक 24 में से 21 या 22 मेंबरान जो हैं वो जाम कमाल से नाराज हैं
और एक बड़ा नंबर है। और नाराजगी की वजह जो है वो वज़ीर आला जाम कमाल का वुज़रा तक को 4-4 घंटे इंतजार करवाना है कि जब भी वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उस प्रोटोकॉल के साथ उनकी बात नहीं सुनी जाती, बल्कि 4-4 घंटे जो है वो जो वुज़रा भी हैं उनको भी इंतजार कराया जाता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मीटिंग की इत्तला को भी बेबुनियाद करार दे दिया है, जबकि वज़ीर आला जाम कमाल ने हुक्मरान बाप पार्टी के सूबाई वुज़रा, सेनेटर्स, अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों ने पार्टी के सदर जाम कमाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जारी बयान में उन्होंने याद दहानी कराई कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाकी हुकूमत में PTI की इत्तेहादी जमात है और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर बलूचिस्तान हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए गए तो बाप पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत की सतह पर बहुत कुछ कर सकती है। अब क्या PTI के रहनुमाओं के बलूचिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात को वफाक कैसे हल करता है ये देखना अभी बाकी है, मगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी जो है वो इस हवाले से मामलात चल रहे हैं। तो ये जो हुकूमत, क्योंकि इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही थी कि हुकूमत खतरे में पड़ती हुई बलूचिस्तान की जो है वो दिखाई दे रही है, और फिर इस वार्निंग के बाद जो कि उनकी तरफ से जारी की गई है तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो इनको इस वक्त खतरा जो है वो दरपेश है। और ये भी यकीनन गौरतलब बात है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वज़ीर आज़म साहब से जो है वो डायरेक्टली ये बात कर ली कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो जाम कमाल हैं उनके अलावा कोई भी बाप पार्टी से कोई भी जो है वो वज़ीर आला जो है वो कबूल होगा। लियाकत शाहवानी साहब जो हैं वो स्पोक्स पर्सन हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाहवानी साहब मुझे ये बताएगा कि ये जो मामला उठ रहा है आपके इल्म में किस कदर है, और क्या वाकई इस तरह की कोई बात हुई है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म से कहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो जाम कमाल के अलावा कोई भी बाप पार्टी से होगा उनको जो है वो कबूल होगा। शाहवानी साहब जी आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, सरदार साहब ने गुज़िश्ता असेंबली फ्लोर पे जो कंप्लेंट उनकी थे, जो ग्रीवेंसेस थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के थे, फेडरल गवर्नमेंट के थे। असेंबली की फ्लोर पे उन्होंने इस तरह की ख्यालात को इज़हार किया। जाम साहब से उनके कोई बड़े ग्रीवेंसेस नहीं थे, लेकिन यकायक उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस का रुख जो है तो जाम साहब की तरफ कर दिया। हालांकि सरदार साहब हमारे बड़े आनंद कैबिनेट मेंबर हैं, और मैं समझता हूँ कि कोलिशन पार्टनर जिन्हें ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, कंप्लेंट हो सकते हैं, उसको बैठकर एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन ग्रीवेंसेस को अदम एतमाद की तहरीक का नाम देना या उस हद तक ले जाना या कोई ऐसा क्लेम या दावा करना कि ये जो कंप्लेंट है, शिकायत है, यानी शाहवानी साहब आप कह रहे हैं कि मसाइल हैं तो सही पर उस कदर बड़े नहीं हैं शायद? नहीं, सरदार साहब बता रहे हैं, सरदार साहब को प्राइम मिनिस्टर से भी खफा थी, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी उन्होंने शिकायत किए थे, असेंबली फ्लोर से उन्होंने कंप्लेंट किए थे बलूचिस्तान के। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ही हटा दिया जाए। तो अगर जाम कमाल साहब से कोई तो सामने आए, बताएं, हम उनको सुनने को तैयार हैं। फिल्म सेक्टर के गेट भी खुले हुए हैं। बाकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जितने MPs हैं, मिनिस्टर हैं, दीगर कोलिशन पार्टनर हैं, इवन PTI के जो दीगर अराकीन हैं, सबका जाम कमाल साहब पे भरपूर एतमाद है, सब उसके साथ हैं। और